नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, पवन कॉमिक्स में इस शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं जिसका नाम है हीरे की पहचान। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। संध्या का छुटपुट चारों ओर फैल गया था। कंचन प्रदेश के राजा नरसिंह देव उस समय अपनी रानी चंद्रवती के साथ राजकीय उद्यान में घूम रहे थे। तभी एक पहरेदार ने वहां आकर उन्हें सूचना दी। महाराज, त्रिभुवनपुर के राजा त्रिभुवन सिंह के राजकीय सलाहकार कर्ण सिंह आपसे मिलना चाहते हैं। क्या कहा? राजा त्रिभुवन सिंह के सलाहकार हमसे मिलना चाहते हैं, लेकिन क्यों? महाराज, ये तो उन्होंने मुझे बताया नहीं। अच्छा ठीक है, जाओ उन्हें यहीं पर ले आओ। आदेश पाकर पहरेदार चला गया। कुछ देर बाद ही कर्ण सिंह राजा नरसिंह देव के सामने था। कहिए कर्ण सिंह जी, क्या बात है? महाराज, राजा त्रिभुवन सिंह इन दिनों मुझसे नाखुश हैं। वे मुझे जान से भी मार सकते हैं। अपने प्राणों की रक्षा हेतु मैं आपके पास आया हूँ। आप मेरी रक्षा करें। यदि मेरी रक्षा करने में आप असमर्थ हो तो पहले ही बता दें, ताकि मैं शरण लेने के लिए किसी दूसरे राज्य में जा सकूं। करण सिंह जी, तुम मेरे शरण में आए हो। अब यमराज भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम निर्भय एवं निडर होकर हमारे महल में रह सकते हो। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई। आप तो राजा त्रिभुवन सिंह के राजकीय सलाहकार थे, फिर राजा त्रिभुवन सिंह तुम्हारे प्राणों के प्यासे क्यों हो गए? क्या इस विषय में विस्तार पूर्वक मुझे कुछ बताओगे? क्यों नहीं महाराज, तो बताओ, राजा त्रिभुवन सिंह तुम्हारे प्राणों के दुश्मन क्यों बने? सुनिए महाराज, ये एक लंबी एवं मूर्खता भरी कहानी है। आज से 1 वर्ष पहले तक मैं त्रिभुवनपुर राज्य का नामी पहलवान था। मेरे हनुमंत अखाड़ा नाम के अखाड़े में प्रतिदिन मेरे शिष्य पहलवानी का अभ्यास किया करते थे। शाबाश, क्या बढ़िया दांव मारा है। मैं अपने शिष्य को कुश्ती के दांव पे सिखा रहा था तो राजमहल का एक सेवक मेरे पास आया। कर्ण सिंह जी, तुम्हें राजमाता गायत्री देवी ने इसी समय महल में बुलवाया है। मुझे राजमाता ने बुलाया है? मैं हैरत में पड़ गया। फिर कुछ सोचकर सेवक से बोला, जब राजमाता ने बुलाया है तो जाना तो पड़ेगा ही। चलो, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। मैं उसी समय सेवक के साथ राजमहल की ओर चल दिया। जब मैं राजमाता के कक्ष में पहुंचा, द्वार पर ही ठिठक कर रुक गया। ओ, यहाँ तो राजगुरु विश्वनाथ भी विराजमान हैं। जरूर कोई महत्वपूर्ण बात है। मुझे द्वार पर रुके देखकर राजमाता गायत्री देवी मुझसे बोली, कर्ण सिंह जी, क्यों रुक गए? हमारे पास आओ। तब मैं चलकर उनके पास पहुंचा। प्रणाम राजमाता। राजमाता को प्रणाम करने के पश्चात मैंने राजगुरु विश्वनाथ को प्रणाम किया। तत्पश्चात, कर्ण सिंह जी, संकोच छोड़कर इधर हमारे सामने आकर बैठो। हमने तुम्हें इस समय यहाँ एक महत्वपूर्ण विषय में वार्तालाप के लिए बुलाया है। राजमाता किस महत्वपूर्ण विषय में मुझसे वार्तालाप करना चाहती हैं? मैं हैरान परेशान सा उनके सामने बैठ गया। तब राजमाता ने मुझसे कहा, करण सिंह जी, ये तो आप जानते ही हैं कि हमारा पुत्र त्रिभुवन सिंह इस राज्य का राजा है। जी राजमाता, तो तुम ये भी जानते होगे कि राजा त्रिभुवन कितना प्रजावत्सल, कितना बुद्धिमान और कितना सुयोग्य राजा है। राजमाता, राजा त्रिभुवन सिंह के बारे में कुछ कहने से मैं झिझका। ये देखकर राजमाता बोली, करण सिंह जी, झिझको नहीं, जो कहना है निडर होकर कहो। मैं स्पष्टवादिता को बहुत पसंद करती हूँ। तो सुनिए राजमाता, राजा त्रिभुवन सिंह इस राज्य के माथे पर कलंक हैं। वे एक मूर्ख, अहंकारी, प्रजा का निरादर करने वाले, प्रजा का ध्यान ना रखने वाले, धर्म कर्म को ना मानने वाले एवं अन्यायी राजा हैं। मैं निर्भय होकर एक ही सांस में इतना कुछ कह गया। मेरी बातें सुनकर राजमाता ठंडी सांस लेती हुई बोली, करण सिंह जी, तुमने अपने शब्दों मेरे बेटे राजा त्रिभुवन सिंह का बिल्कुल सही चित्रण किया है। वो बिल्कुल ऐसा ही है और उसे सुधारने एवं सही मार्गदर्शन करने के लिए ही हमने तुम्हें इस समय बुलाया है।
मैं महाराज का कैसे मार्गदर्शन कर सकता हूँ। राजगुरु विश्वनाथ, जो अभी तक चुपचाप बैठे हुए मेरा और राजमाता का वार्तालाप सुन रहे थे, मुझसे बोले, करण सिंह जी, राजा त्रिभुवन सिंह इन दिनों अनगिनत चापलूसों से घिरे हुए हैं। वे कहते हैं जो वे कहते हैं राजा त्रिभुवन सिंह करते हैं, चाहे वो भला हो या बुरा। हम जानते हैं कि तुम बहुत ही बलशाली एवं बहुत ही बुद्धिमान हो। अपनी बुद्धि के जरिए तुम कठिन से कठिन समस्या का समाधान कर लेते हो। इसलिए हम तुम्हें राजा त्रिभुवन सिंह का राजकीय सलाहकार नियुक्त करना चाहते हैं। राजकीय सलाहकार और मैं, कहीं ऐसा तो नहीं राजगुरु कि आप और राजमाता मुझसे जरूरत से ज़्यादा अपेक्षा कर रहे हो? क्या मैं इस पद के योग्य हूँ? करण सिंह, हमें इस बात में तनिक भी संदेह नहीं है कि तुम इस पद के योग्य हो। सुनो, हम और राजमाता चाहते हैं कि राजा त्रिभुवन सिंह के राजकीय सलाहकार बनकर उन्हें गलत सही की जानकारी दो। जिस कुमार्ग पर वे इन दिनों बढ़े चले जा रहे हैं, उन्हें उस मार्ग पर जाने से रोको, ताकि वे सुचारू रूप से त्रिभुवनपुर का राजकाज चला सके। इसी में हमारी, तुम्हारी एवं राज्य की भलाई है। यदि ऐसी बात है राजगुरु, तो मैं राजहित के लिए राजकीय सलाहकार बनना स्वीकार करता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? राजकीय सलाहकार बनने के साथ साथ मैं अपने हनुमंत अखाड़े को भी चलाना चाहता हूँ। इसलिए मैं प्रतिदिन अपने 2 घंटे अपने अखाड़े की सार संभाल में व्यतीत किया करूँगा। हमें तुम्हारी ये शर्त स्वीकार है करण सिंह? धन्यवाद राजमाता। तब राजमाता ने मुझसे कहा, करण सिंह आओ, मैं अभी तुम्हें राजा त्रिभुवन के पास ले चलूं और अभी उन्हें बता दूं कि आज से तुम उनके विशेष राजकीय सलाहकार हो। चलिए राजमाता। मुझे लेकर राजमाता राजा त्रिभुवन के पास पहुंची। राजमाता, आप, ये आपके साथ कौन है? बेटा, इसका नाम करण सिंह है। ये हमारे राज्य के नामी पहलवान हैं। आज से ये तुम्हारे विशेष सलाहकार हैं। ये तुम्हें राजकाज चलाने में उचित सलाह दिया करेंगे। क्या कह रही हैं राजमाता? हम क्या बच्चे हैं जो हमें किसी सलाहकार की ज़रूरत पड़े? हम किसी को भी अपना सलाहकार नहीं नियुक्त करेंगे। लगता है सीधी उंगलियों से घी नहीं निकलने वाला है। त्रिभुवन सिंह चापलूसी पसंद करता है। चापलूसी के द्वारा ही इसे राजी किया जा सकता है। ये सोचकर राजमाता उससे बोली, कौन कहता है कि तुम बच्चे हो? तुम तो बहुत चतुर एवं सुयोग्य राजा हो। बेटा, प्रत्येक राजा किसी न किसी को अपना सलाहकार बनाता ही है। इससे ये सिद्ध नहीं होता कि वो राजा मूर्ख है। राजा लोग सलाहकार तो इसलिए रखते हैं कि उससे उनकी शान बढ़ती है, रुतबा बढ़ता है। राजमाता, यदि ऐसी बात है तो करण सिंह को अपना विशेष सलाहकार नियुक्त करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। इस घटना के दूसरे ही दिन की बात है कि राजा त्रिभुवन सिंह चापलूस दरबारियों से घिर बैठे थे। मैं भी उस समय वहाँ था। तभी एक चापलूस मंत्री ने उठकर त्रिभुवन सिंह से कहा, महाराज, बहुत दिनों से राज्य में कोई मनोरंजक घटना नहीं घटी है। आप कोई ऐसा उपाय करिए जिससे आपका और हमारा मनोरंजन हो सके। हम भी इसी बात को महसूस कर रहे हैं मंत्री जी, कहकर त्रिभुवन सोच में पड़ गया। तभी दूसरा मंत्री उठकर बोला, महाराज, बुद्धिमानों की खोज तो सब करते हैं, क्यों ना मूर्ख एवं आलसी की खोज किया जाए। राज्य में जो सबसे ज़्यादा मूर्ख एवं आलसी हो उसे उचित पुरस्कार देकर क्यों ना सम्मानित किया जाए। ये सुनते ही त्रिभुवन का चेहरा खिल उठा। वाह, क्या बात कही है तुमने मंत्री जी। हम आज ही राज्य में इस बात की घोषणा करवाए देते हैं। ये सुनकर मुझसे चुप ना रहा गया। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा करने से तो राजकीय धन का दुरुपयोग होगा और व्यर्थ की बातों में आपका बहुमूल्य समय बर्बाद होगा। मूर्ख एवं आलसी की खोज की बजाय आप बुद्धिमानों की खोज क्यों नहीं करते? बुद्धिमानों की खोज करके आप उन्हें अपने मंत्रिमंडल में जगह दीजिए, ताकि बुद्धिमान मंत्री आपको सही सलाह मशविरा दे सके। ये सुनते ही त्रिभुवन सिंह भड़क उठा। करण सिंह, लगता है हमारा सलाहकार बनते ही तुम्हारा दिमाग फिर गया है। इस समय हमारे मंत्रिमंडल में जो मंत्री हैं, क्या वे मूर्ख हैं जो हम नए मंत्रियों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल करें? हमें तुम्हारी सलाह की कोई आवश्यकता नहीं है। हम वही करेंगे जो हमें अच्छा लगेगा। त्रिभुवन सिंह तो मेरी बात सुनते ही भड़क उठे हैं
अभी उसके ऊपर चापलूस मंत्रियों का रंग चढ़ा हुआ है, इसलिए अभी ये मेरी सलाह नहीं मानेंगे। इसलिए इस समय मेरा चुप रहना ही उचित है। ये सोचकर मैंने त्रिभुवन सिंह से कहा, महाराज क्षमा करें, मैं आपसे कुछ गलत बातें कह गया। आप जो कह रहे हैं वो उचित है। मुझे क्षमा मांगते देख त्रिभुवन सिंह का पारा उतर गया। उसी दिन त्रिभुवन सिंह ने राज्य में ढिंढोरा पिटवाया। सुनो नगरवासियों, सुनो हुक्म महाराज का। महाराज मूर्खों एवं आलसियों के लिए 5 दिन पश्चात एक विशाल भोज का आयोजन कर रहे हैं जो पूरे 10 दिन तक चलेगा। इन 10 दिनों तक हर मूर्ख एवं आलसी आदमी राजकीय शिविरों में रहकर 10 दिन तक चलने वाले राजकीय भोज का आनंद ले सकता है। 10 दिन पश्चात सभी मूर्ख एवं आलसियों में से महामूर्ख एवं महाआलसी का चयन किया जाएगा और उसे पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। लगता है महाराज को फिर कोई खुरापात सूझी है। क्यों ना महाराज की इस खुरापात से फायदा उठाया जाए। तुम ठीक कह रहे हो। त्रिभुवन सिंह के आदेश पर राजमहल के बाहर मूर्खों एवं आलसियों के रहने के लिए तंबू कनाते लगानी शुरू हो गई। 5 दिन पश्चात लोगों के झुंड त्रिभुवन सिंह के द्वारा आयोजित भोज में खाना खाने आने लगे। भरपेट खाना खाने के पश्चात एवं राजमहल के बाहर लगे शिविरों में रुकने लगे। वाह, मजा आ गया। इतना स्वादिष्ट खाना मैंने अपने जीवन में पहली बार खाया है। भगवान हमारे मूर्ख राजा को लंबी उम्र दे। इधर मुफ्तखोर आदमी मुफ्त का खाना खा खा कर त्रिभुवन सिंह को दुआएं दे रहे थे। उधर महल में राजमाता गायत्री देवी मुझसे पूछ रही थी, करण सिंह, तुम्हारे होते हुए त्रिभुवन ने ये भोज का आयोजन कैसे किया? क्या तुमने महाराज को इस विषय में सलाह नहीं दी थी? राजमाता, मैंने महाराज को ये आयोजन करने के लिए बहुत मना किया था, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी। मेरे समझाने पर उन्होंने ये कहा कि उन्हें मेरी सलाह की कोई आवश्यकता नहीं है। वे वही करेंगे जो उन्हें अच्छा लगेगा। ओह, राजमाता चिंता में डूब गईं। उन्हें चिंता में पड़े देखकर मैंने कहा, राजमाता चिंता ना करें, महाराज को सही राह पर लाने के लिए कुछ समय लगेगा, इसलिए इतनी शीघ्र उन्हें कैसे बदला जा सकता है। विश्वास करें, मैं महाराज को सही गलत का भाव करा करके ही रहूंगा। करण सिंह, भगवान तुम्हें इस कार्य में सफलता प्रदान करे, कहकर राजमाता ने गहरी सांस ली। इधर विशाल भोज के चलते चलते पूरे 9 दिन बीत गए। मुफ्तखोर एवं आलसी आदमी भरपेट खाना खाकर सारे दिन शिविरों में आराम फरमाते। ये देखकर राजमाता मन ही मन कुढ़ती रहती, भगवान तो त्रिभुवन सिंह को सुबुद्धि दे ताकि वो राजकीय धन का इस प्रकार अपव्यय न करे। उसी रात राजमाता ने फिर मुझे बुलाया। करण सिंह, कुछ उपाय करो। राजकीय धन का ऐसा अपव्यय मुझसे और देखा नहीं जाता। इस बेकार के विशाल भोज को रोकने का कोई उपाय करो। ठीक है राजमाता, मैं आज ही महाराज से इस विषय में बात करता हूँ। अगले दिन प्रातः ही मैं त्रिभुवन के सामने राजमहल में पहुँचा। महाराज, आज भोज का 10वां और अंतिम दिन है। आज आपको सबसे बड़े मूर्ख एवं सबसे बड़े आलसी का चयन करना है। करण सिंह जी, ये सब तो करना ही है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि सबसे बड़ा मूर्ख एवं सबसे बड़े आलसी को इतने लोगों की भीड़ में से कैसे छांटे। इसका उपाय मैं आपको बता सकता हूँ महाराज, तो जल्दी बताओ ना वो उपाय। करण सिंह जी, तो सुनिए महाराज, जिन शिविरों में महामूर्ख और आलसी लोग ठहरे हैं उन शिविरों को आज ही रात आग लगवा दीजिए। आग? हाँ महाराज, आग लगेगी तो शिविरों में से नकली मुफ्तखोर मूर्ख एवं नकली आलसी भाग जाएंगे। असली मूर्ख और असली आलसी जलते शिविरों में से बाहर नहीं निकलेंगे। फिर क्या होगा? फिर क्या होना है महाराज, जो सचमुच के मूर्ख एवं आलसी लोग होंगे वे किसी भी हालत में शिविरों के बाहर नहीं निकलेंगे। तब आप आसानी से सबसे बड़े मूर्ख की पहचान कर सकेंगे। कह तो तुम ठीक ही रहे हो करण सिंह जी, आज की रात हम ऐसा ही करेंगे। महाराज, आपको क्या पता है कि शिविरों में आग लगते ही शिविरों में एक भी आलसी एवं मूर्ख नहीं रहेगा। सब के सब 9-2-11 हो जाएंगे। उसी रात को त्रिभुवन सिंह ने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिक, इन पंडालों में आग लगा दो। सैनिकों ने तुरंत ही उनकी आज्ञा का पालन किया।
जाड़े का मौसम, रात का वक्त और तेज चलती हवा। शीघ्र ही आग की लपटें सारे शिविरों में फैलने लगी। पंडालों की आग की लपेटों में देख देखकर उसमें ठहरे मूर्ख एवं आलसी भय से चिल्ला उठे, आग, आग, जल्दी से बाहर की ओर भागो, वरना इस आग में जलकर सभी भस्म हो जाएंगे। अगले ही पल वे सब बाहर की ओर भागने लगे। उन्हें भागते देखकर मैंने त्रिभुवन सिंह से कहा, महाराज, ये जितने भी लोग आग से डरकर भाग रहे हैं, झूठ मूठी मूर्ख एवं आलसी बने यहाँ रहकर 10 दिन से राजकीय भोज का आनंद लूट रहे हैं। तुम ठीक कह रहे हो करण सिंह जी, ये मूर्ख होते तो इन्हें अपने प्राण बचाने की अक्लमंदी ना सूझती, और यदि यह आलसी होते तो इस प्रकार भागने की चेष्टा ना करते, आलस के मारे पंडालों में ही पड़े रहते। कुछ देर बाद जब पंडालों से लोग बाहर निकलने बंद हो गए, तो आइए महाराज, अब पंडालों के पास चलकर देखते हैं क्या स्थिति है, पंडाल में कोई मूर्ख या आलसी बचा है या नहीं। चलिए करण सिंह जी, हम दोनों चलते हुए पंडालों के समीप पहुंचे। तभी पंडाल में से आवाज आई, जाने किस भले आदमी ने पंडालों में आग लगाई है। जाड़े की ठिठुरती रात में कितनी सुखद गर्मी शरीर को मिल रही है। आहा, कितना अच्छा लग रहा है। तभी किसी दूसरे मनुष्य की आवाज़ आई, कोई आकर मेरे मुंह पर से रजाई उठाकर देखो तो मैं अपनी आंखों से देख लेता कि ये गर्मी कहाँ से आ रही है। तभी खीस से भरा तीसरा स्वर मेरे और त्रिभुवन सिंह के कानों में पड़ा, आ, क्या चपर चपर लगा रखी है तुम दोनों ने? क्या इतना बोलने में तुम्हारा मुंह नहीं दुखता है? भगवान के लिए चुप हो जाओ और मुझे चैन की नींद सोने दो। तीन मनुष्य का वार्तालाप सुनकर मैंने त्रिभुवन सिंह से कहा, महाराज, आपकी तलाश पूरी हुई। इन पंडालों में 3 मूर्ख एवं आलसी पड़े हुए हैं। इससे पहले कि ये तीनों आग में जलकर भस्म हो जाएं, इन्हें फौरन पंडाल से बाहर निकलवाइए। त्रिभुवन ने फौरन सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, इस जलते हुए पंडाल में घुस जाओ और पंडाल में लेटे हुए तीनों आदमियों को घसीट कर बाहर लाओ। आदेश पाते ही सैनिक जलते हुए पंडालों में घुस गए। कुछ देर बाद ही वे आग से झुलस से 3 आदमियों को घसीटते हुए पंडाल से बाहर निकाले। ओह, ये तीनों तो बुरी तरह जल गए हैं। सैनिकों ने जले हुए तीनों मनुष्य को त्रिभुवन सिंह के सामने लाकर डाल दिया। कुछ देर पहले क्या तुम तीनों ही आपस में वार्तालाप कर रहे थे? हाँ महाराज। भयंकर रूप से जले हुए तीनों मनुष्य के मुंह से जैसे ये सब निकले कि अगले ही पल उनकी गर्दन लुढ़क गई। ये देखकर, ओह, ये तीनों तो मर गए। महाराज, वास्तव में ये तीनों महामूर्ख और महा आलसी थे। मुझे राजमाता गायत्री देवी ने महल में अगली सुबह ही बुलवाया। करण सिंह, बड़े दुख की बात है कि 3 आदमी पंडाल में जलकर मर गए। राजमाता, उन तीनों की मृत्यु पर दुखी ना हो, वे तीनों ही थे इसी लायक। मूर्ख और आलसी आदमियों को मर जाना ही बेहतर होता है। वे तीनों बच जाते तो महाराज उन्हें पुरस्कार में बहुत बड़ी धनराशि देते, जिससे खजाने का बहुत सारा धन मूर्ख एवं आलसियों के हाथों में चला आता। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो करण सिंह। राजा नरसिंह को इतनी बात बताने के पश्चात करण सिंह चुप हो गया। ओह करण सिंह जी, तुम्हारी बातों को सुनकर लगता है कि त्रिभुवनपुर के राजा त्रिभुवन सिंह बहुत ही मूर्ख राजा है। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय।